रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की यूपी रिपोर्ट की खबरों की। जनपद बलिया से जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी गरीबों का मसीहा है, तो उन्होंने आज मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश प्रदेश में मजबूत हो रही है और प्रियंका गांधी की मेहनत रंग ला रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश में आज जनता कांग्रेस की तरफ दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ही देश और प्रदेश का भला कर सकती है। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति को देश को कमजोर कर दिया है। देखिए जनपद बलिया से हमारे संवाददाता सरफराज की ये रिपोर्ट। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं सच्चिदानंद तिवारी, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बलिया। इस समय जो है श्रीमती प्रियंका जी आज पूरे प्रदेश का जो दौरा करके कांग्रेस की स्थिति को जो आगे की तरफ बढ़ा रही है, क्या ये 2022 में स्थिति कैसी रहेगी कांग्रेस की? कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश की प्रभारी हम लोगों की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी की मेहनत के वजह से पहले के कांग्रेस में और आज के कांग्रेस में काफ़ी अंतर है। आज निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में कांग्रेस के विषय में और प्रियंका जी के विषय में लोग सोचने पर और चर्चा करने पर निश्चित रूप से मजबूर हैं। और 2022 के आने वाले चुनाव में जहां तक मेरा निजी व्यक्तिगत राय है कि पहले की तुलना में मैं यह नहीं कह सकता कि नहीं हमारी सरकार बनने ही जा रही है, लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा तो निश्चित रूप से प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर सरकार बनने में कम अगर संख्या होती है, ऐसे में किसको मिलाकर के सरकार आप बनाएंगे? वह तो समय बताएगा कौन पार्टी कितना जीत के आती है। और जहाँ तक संख्या की बात है, अगर संख्या कम होती भी है तो बीजेपी को छोड़कर और जो भी सेकुलर पार्टियां हैं उनसे हम सहयोग लेकर सरकार बना सकते हैं। एक चीज़ और है सर, आज जनपद बलिया के विधानसभा क्षेत्र 5D जो है कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। कांग्रेस का गढ़ था भी, जहाँ से तमाम लोग विधायक हुए, मंत्री हुए, और आज वह गढ़ जो है समाप्त विलुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ सही मायने में कांग्रेस का गढ़ था बांसडी विधानसभा। यहाँ स्वर्गीय बच्चा पाठक जी 7 बार विधायक हुए, कई बार महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी हुए। और जहाँ तक आज का सवाल है, आज भी ऐसी स्थिति नहीं है। 2017 के चुनाव में सही बात है कांग्रेस पार्टी ने गलत निर्णय लिया। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि राष्ट्रीय नेतृत्व पर तो उनका गांव जाके देखिए, उनका घर जाके देखिए, उनका महल अटारी जाके देखिए, अपना विकास किए। लेकिन इस सड़क पर जब वो आते हैं, जब चुनाव आता है और चले जाते हैं, उसके बाद इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। आज तक कोई नहीं बता सकता है कि आज तक वो कोई क्षेत्र में कोई भी विकास किए हैं, उनके द्वारा कोई ट्यूबवेल लगा है, किसी को नौकरी दिए हैं, किसी को रोजगार दिए हैं, किसी के विषय दुख सुख के विषय में सोचे हैं। और तो और आप पूछ रहे थे कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी कि स्वर्गीय बच्चा पाठक जी तो चले गए, बेचारे स्वर्गीय हो गए, उस समय जीवित थे। उनके नेतृत्व में हम चूँकि जिला अध्यक्ष थे उस समय, और अपने जीवन में पहली बार साइकिल को हमने वोट देने का काम किया। हम ही नहीं, जितने हमारे कांग्रेस के सिपाही थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, सारे लोगों ने एकजुट होके, और चूँकि कांग्रेस पार्टी झूठ में विश्वास नहीं करती है, जब गठबंधन हो गया, पार्टी का निर्णय हो गया, तो हम लोग राम गोविंद जी के साथ लगे और ईमानदारी के साथ उनको जिताने का काम किए, और जितने कम वोट से जीते। निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो इस सही मायने में अगर कांग्रेस नहीं होती तो चुनाव नहीं जीतते राम गोविंद चौधरी जी। उसके बाद आज तक पूछे नहीं। और तो और चूँकि हम जिला अध्यक्ष थे, उनके हर मंच पर गए, हर मंच पर भाषण दिए, गली गली दरवाजे दरवाजे जाके उनके पक्ष में वोट मांगने का हमने काम किया। ईमानदारी से गठबंधन का आप लोगों ने निर्वाहन, ईमानदारी से निर्वहन किए। उसके बाद भी आज तक
माने और कार्यकर्ताओं की बात छोड़िए, हमको भी आज तक वो पूछने का काम नहीं किए कि आप किस दुख दर्द में हैं, आपकी भी कोई समस्या है कि नहीं है। तो ऐसे निकम्मे लोगों से इस क्षेत्र की जनता, मुझे कहने में संकोच नहीं है, निकम्मा शब्द ऊब चुकी है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इनको सबक सिखाएगी। चाहे ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करें या चाहे किससे भी करें, इस क्षेत्र की जनता मन बना ली है कि इस बार ऐसे लोगों को इस क्षेत्र से निश्चित रूप से हटाना है। बांसुरी विधानसभा ही नहीं, पूरे बलिया के 7 विधानसभा को गठबंधन में दे देना ये सबसे बड़ी कांग्रेस की भूल थी। और उससे जहाँ तक मेरा मानना है, कांग्रेस कमज़ोर निश्चित रूप से हुई। और उसके बाद सपा के रवैये से, यहाँ के प्रतिनिधि के रवैये से खिन्न होकर और कांग्रेस के लोग फिर अपना पुराना धरातल, पुरानी ज़मीन तलाशने में जुट गए। और आज कांग्रेस की स्थिति पहले से काफ़ी सुदृढ़ है। अगर कायदे का प्रत्याशी, जनाधार वाला प्रत्याशी अगर आएगा तो निश्चित रूप से बांसुरी विधानसभा में फिर से कांग्रेस का परचम लहराएगा। एक चीज़ और है अध्यक्ष जी, बांसुरी विधानसभा में आज किसानों की काफ़ी पानी न निकासी होने के कारण हो रही है। जब तक आपके कांग्रेस पार्टी की सत्ता संभालने वाले जनप्रतिनिधि थे, वो किसानों का हित का काम करते थे, लेकिन उसके बाद से जितने प्रतिनिधि आए हैं, आज तक किसी प्रतिनिधि ने किसान के बारे में नहीं सोचा है। इस पर क्या कहेंगे? आपका सही मानना है। आज तक जो भी बांसुरी विधानसभा में विकास का कार्य हुआ है, स्वर्गीय बच्चा पाठक जी के द्वारा ही हुआ। चाहे स्टेट ट्यूबवेल हो, अस्पताल हो, नहर हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर तरह का जो भी विकास आप देख रहे हैं, सब कांग्रेस के ज़माने की देन है और बच्चा पाठक जी की देन है। उसके बाद इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि ऐसे प्रतिनिधि यहाँ आए जिनका विकास से और आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। केवल स्वतः अपना विकास, अपने परिवार का विकास, अपने धन का विकास, अपने घर का विकास, यही लोग करते रहे। तो जो अपना विकास केवल सोचेगा, क्षेत्र का विकास कैसे होगा? ये संभव है? दोनों एक साथ तो होगा नहीं। तो सिर्फ ये लोग अपना काम किए हैं। जहाँ तक हमारे क्षेत्र की प्रतिनिधि की बात है, आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी 2 बार यहाँ से लगातार विधायक हैं। पिछली बार उनकी 2012 से 17 तक सरकार थी। कई अहम मंत्रालय में वो मंत्री भी थे। उसके बाद भी आप देख रहे हैं विकास के मामले में, आप देख रहे हैं बिरवार बारी से जो मनिया रोड जा रहा है, आज तक उसकी दुर्दशा सारे लोग देख रहे हैं। इसके लिए मनियर से लेकर बड़ा गांव तक कई बार अनशन, धरना, प्रदर्शन भी लोग किए, लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रतिनिधि के द्वारा इसका कोई निराकरण नहीं किया। अलीगढ़ की कृष्णांजलि नाट्यशाला में पत्रकार समाज कल्याण समिति समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से पत्रकार शामिल हुए। सम्मेलन में पत्रकार समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष सूरजभान भंगेल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार किसी छोटे बड़े चैनल या अखबार हो, लेकिन पत्रकार कभी छोटा नहीं होता। हम सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, जिससे सभी पत्रकारों में एकजुटता बनी रहे। तो वहीं उन्होंने कहा कि सभी पत्रकारों को मिलकर पत्रकार फंड भी बनाना चाहिए, जिससे बुरे समय में पत्रकारों के परिवारों को मदद मिल सकेगी। देखिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता राहुल की ये रिपोर्ट। का जो प्रोग्राम आज अलीगढ़ में आयोजित हुआ है, इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। आज पत्रकार समाज कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय पत्रकार सम्मान समारोह, पत्रकार सम्मेलन एवं सम्मान समारोह अलीगढ़ में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री अशोक श्रीवास्तव जी, विशेष अतिथि के रूप में हमारे नासिर कुरैशी साहब, न्यूज़ इंडिया से हर्षवर्धन जी, तमाम समाज सेवी के द्वारा और हमारे पूरी प्रदेश की टीम, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए पत्रकार साथी इस कार्यक्रम में भाग लिया। और मैं जानता हूं कि ये पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की सरजमी पर हुआ होगा जिस तरह से आज अलीगढ़ में। मैं पत्रकारों के लिए हमेशा उनकी सुरक्षा, उनके व्यवस्थाओं के लिए कटिबद्ध रहूँगा। पत्रकार समाज कल्याण समिति एक ऐसी संस्था है जो पत्रकारों के हित में काम करती है और करती रहेगी। मैं समाज कल्याण समिति एक निःशुल्क संस्था है और कभी किसी तरह की शुल्क नहीं लेती। आज पत्रकारों के लिए हमारी पूरी टीम
उनकी सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बिल के लिए सरकार से हमेशा मांग करते आ रहे हैं। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाली चावला कॉलोनी में एक आपराधिक प्रवृत्ति के युवक अपने साथियों के साथ मिलकर मोहल्ले में जमकर हल्ला किया तो वहीं दबंगों के साथ तोड़फोड़ भी की गई। उस दौरान चावला कॉलोनी समाज सेवा समिति के संरक्षक के घर में घुसकर मारपीट की गई। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक दबंग मौके से भाग निकले थे। खबर हमीरपुर से है, जहां महिला अस्पताल की सीएमएस और डॉक्टर पर सिस्टर विनीता सचान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि विनीता सचान अस्पताल में सिस्टर के पद पर तैनात थी, लेकिन सिस्टर विनीता सचान का आरोप है कि उनसे चौकीदार वाले कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कई महीनों से महिला सीएमएस और डॉक्टर मानसिक रूप से परेशान कर रही है। सिस्टर विनीता सचान ने इस मामले में प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अचानक क्या रोज हमको 4-4 लेटर पकड़ाना, मानसिक प्रताड़ित करना, अपशब्द बोलना, और आज ही एक लेटर पकड़ाया कि जो हमारे सिस्टर के काम है वो काम नहीं है, दिए जा रहे हैं, ऊट पटांग के काम दिए जा रहे हैं हमको। ओटी के अंदर नहीं जाओगी, जबकि ओटी इंचार्ज मैं हूँ। कोई भी काम करो, मैं जैसा कहूँगी तुमको वैसे ही करना पड़ेगा, और जो मर्जी आती है वो करती हैं। डॉक्टर अंशु मिश्रा भी मतलब उनके साथ बदतमीजी से बात करती हैं और कह रही हैं अभी तक मन से मानसिक प्रताड़ित कर रही हैं आप। कह रही हैं अब मैं करूँगी तुमको मानसिक प्रताड़ित, क्या होता है। कौन कर रहा है आपको मानसिक प्रताड़ित? सीएमएस फौजिया अंजुम नोमानी और डॉक्टर अंशु मिश्रा दोनों लोग कर रही हैं मुझे मानसिक प्रताड़ित। ओटी के जो कार्य हैं हमारे, वो हमको कार्य न करने के लिए मुझे जो चौकीदार वाले काम है वो बताए जा रहे हैं करने के लिए। ये करिए, कोरोना की जांच करिए, स्क्रीनिंग करिए। आज क्या हुआ आपको? आज को मुझे बुला के वहाँ पर रूम में बहुत डांटा, अब शब्द बोले कि जाओ मैं तुमको सस्पेंड करा दूंगी। क्या नाम है आपका? किस पद पे? मैं ओटी इंचार्ज सिस्टर के पद पर हूँ और ओटी में हूँ, और मुझे 4th क्लास के काम कराए जा रहे हैं, और मुझे सब कार जो आज भी लेटर मिला है आप मुझे देख सकते हैं वो लेटर उन्होंने क्या दिया है हमको। शिकारपुर विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह, सीओ विकास प्रताप चौहान, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऋषिपाल शर्मा ने नगर के अधिकांश विद्यालयों का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि चुनाव में पैरा मिलिट्री फोर्स स्कूलों में रहेगी। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 24 विद्यालयों को चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें 80 से 90 विद्यालय, और इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग भी बरतनी होगी। इस कमरे में लगभग 8-10 व्यक्तियों को रखा जाएगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छ जल, मास्क, शौचालय आदि को ध्यान में रखा जाएगा। तो वहीं अधिकारी चुनाव से पहले चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। विद्यालय हम लोगों ने पूरे जनपद में चिन्हित किए हैं जी, जहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स जो चुनाव ड्यूटी के लिए आएगी उसके ठहराने की व्यवस्था की जा रही है जी। और मुझे लगता है कि लगभग 80-90 विद्यालयों की ज़रूरत पड़ेगी जी, लेकिन चिन्हीकरण जो है हम लोगों ने अधिक किया है ताकि कोरोना को ध्यान में रखते हुए अगर और आवश्यकता पड़ती है या फैलाव के साथ लोगों को रोकने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके अनुसार हम लोग उसे रोक सकते हैं। मिला की संख्या लगभग 100 के आसपास रहती है, अधिकारी कर्मचारी मिला करके, जिसमें 85 के आसपास कांस्टेबल्स होते हैं, प्लाटून कमांडर होते हैं, कंपनी कमांडर होते हैं, तो लगभग 100 की नफरी टोटल रहती है जी। सबसे पहले तो कोरोना महामारी से बचाव का जो है उसके लिए मास्क, सैनिटाइजर, इन सब की व्यवस्था है। एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कमरों में व्यवस्था की गई है कि बहुत सट करके लोग न रहें। साथ ही उनके लिए सुलभ स्वच्छ जल, शौचालय की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, ये हम सुनिश्चित करें। विद्यालय सभी पास हुए हैं और सभी विद्यालय अच्छे हैं और इन व्यवस्थाएं करें। खबर कासगंज से है, जहां पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने विधानसभा चुनाव को सकुशल वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद से बाहर आए सीपीएमएफ और बीएसएफ के साथ फ्लैग मार्च निकाला और थाना कासगंज के राजकोल तिहारे से शुरू किया। वहीं पूरे शहर में फ्लैग मार्च छर्रा अड्डे पर खत्म किया। उस दौरान आम लोगों से भय मुक्त व निडर होकर किसी के बहकावे और लालच में न आकर निष्पक्ष रूप से वोट करने की अपील की है। देखिए कासगंज से हमारे संवाददाता फहीम अख्तर की ये रिपोर्ट।
के इलेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए बीएसएफ की एक कंपनी कासगंज को मिली है। प्रॉपर प्लानिंग न करते हुए लगभग 116 क्रिटिकल सेंटर्स और वल्नरेबल जो हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे रूट मार्च, फ्लैग मार्च इनके साथ किया जाएगा। आज हम लोग कासगंज क्षेत्र में हैं। कासगंज में पड़ने वाले जितने वल्नरेबल और क्रिटिकल मतदान क्षेत्र हैं उनको हम लोग उसका भ्रमण करेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे। साथ ही में जो आपराधिक तत्व व्यक्ति हैं इस तरीके के उनके घर जाके उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ जो है और सिविल पुलिस के साथ किया जाएगा। खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां एक मुस्लिम महिला पीएम मोदी और सीएम योगी से गुहार लगाती हुई नजर आ रही है कि मैं भी इस मुल्क की बेटी हूं। मोदी जी, योगी जी, मुझे बचाइए। इस वीडियो में उसने बताया है कि 13 साल पहले मुस्लिम महिला को पति ने छोड़ दिया था और दूसरा निकाह कर लिया था। वहीं अब महिला का कहना है कि एक बूढ़ी मां के सिवाय इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं है। मुस्लिम महिला ने खुदकुशी करने की धमकी भी दी है। महिला के गुहार का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जावेद खान की ये रिपोर्ट। मैं रहनुमा परवीन, कस्बा सियाना, जिला बुलंदशहर, मोहल्ला चौधरियान की रहने वाली हूँ। ये वीडियो डालने का मेरा मकसद बस इतना सा है कि शायद कोई रहमदिल इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी मदद कर दे। मैं अपनी ज़िंदगी से इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि मेरे पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है, पर मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं मर भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी तनहा और बूढ़ी माँ का मेरे बाद कोई और दूसरा सहारा नहीं है। मेरे पति ने मुझे मरने पर मजबूर कर रखा है। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, उसका एक बेटा भी है। मेरे पति ने 13 साल से मुझे मेरी बूढ़ी माँ के घर पे छोड़ रखा है। मेरे पति ने न मेरा बाप है, न मेरा कोई भाई बहन है। मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। मेरा एकलौता सहारा मेरी बूढ़ी माँ है। मैं अपने यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और अपने ज़िले के अधिकारियों से और पुलिस थाना से गुजारिश करती हूँ कि और अपने कस्बे के पुलिस थाना से गुजारिश करती हूँ कि मेरी सुनवाई की जाए और मेरी आवाज़ को उठाया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं भी इसी मुल्क की बेटी हूँ, तो मुझे भी बचाइए। मेरे ससुराल में मेरा पति, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा ननद, मेरा नंदोई वो इतने जालिम है कि वो मुझ पर इतने जुल्म करते हैं कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान हूँ। मेरे पति ने मुझसे 10 लाख रुपए की मांग की है। मेरे पति ने मैं हर जगह, हर पुलिस थाने, हर जगह जा चुकी हूँ। मेरा कसूर इतना है कि बस मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो न ससुराल वालों का टॉर्चर होता और न मैं पुलिस थानों में, हर थाने अदालत हर जगह यूँ धक्के खा रही। एक सियाना कोतवाली क्षेत्र की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या है पूरा मामला और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है उसमें? देखिए, मेरे भी संज्ञान में एक वीडियो आया है जो कि वायरल बताया जा रहा है। इसमें एक महिला अपने जो पारिवारिक समस्या उसके संबंध में बता रही हैं। इस संबंध में थाना सियाना में एक मुकदमा दर्ज है जिसकी विवेचना की जा रही थी। कल बीती दिनांक में इसमें चार्जशीट लग गई है और हमारी तरफ से सारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। वो 3 तलाक का वो अपने तलाक चाहती हैं, जबकि वो जो मुकदमा है वो तलाक में ही 3 तलाक में ही पंजीकृत किया गया है। तो हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई लंबित नहीं है। क्या मैम इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें बिना गिरफ्तारी की चार्जशीट हुई है। 41 का नोटिस शामिल किया गया है।
हाथरस पुलिस ने एक शातिर अवैध शराब तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हरियाणा दिल्ली मरका अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाए जाने को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन के अंतर्गत थाना मुरसान पुलिस और एसओजी टीम और आबकारी टीम ने अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी कर अवैध रूप से बिक्री की जा रही 266 अंग्रेजी शराब की बोतलों के साथ एक शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए हाथरस से हमारे संवाददाता शानू आलम की ये रिपोर्ट। हाथरस में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत थाना मुरसान पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से कुल 280 बोतल अंग्रेजी ब्रांडेड शराब जो दिल्ली व हरियाणा मार्का की है बरामद की गई है। इस गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरसान पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई, क्या इसका वजह है? कुछ लोग बहुत दिन से सोशल मीडिया पर भद्दा भद्दा मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में लिख रहे हैं, जिसमें से एक लड़का शहजाद करके है, कोई मेरे यहाँ सेल्समैन का काम करता था। जब मैं कंपनी चलाता था तब मेरा सेल्समैन था वो, ऐसा सुनने में आया है, मैं जानता नहीं उसे। कुछ लोग और भी हैं जो मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं और उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, कांग्रेस को बदनाम करते रहते हैं। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं, अभी परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर की है, मैं उसमें पहली बार राशिद अली के खाते से एक भी रुपया कंपनी में भी नहीं आया। मतलब मैं तो इस बात को लेके हतप्रभ हूँ कि सचिन चौधरी के नाम से बड़ा बनना चाहते हैं आप, तो आप चुनाव लड़िए, लेकिन समाजवादी पार्टी का कुछ लोगों ने हाथ रखा हुआ है। एक दो लोग मेरी पार्टी के लोग मिले हुए हैं और बहुत जल्दी पार्टी से देखिएगा उनका निष्कासन भी होगा मेरी पार्टी से। कुछ तथ्य मैंने इकट्ठे किए हैं। सर एक ऑडियो और सामने आया जिसमें साफ साफ इन्होंने कहा कि सचिन चौधरी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को 5,000 रुपये दो, FIR लिखवाओ। मैं ये इन सब मामलों के लिए आज कप्तान साहब से मिलूंगा। उन्होंने उस वीडियो में ये भी बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 5,000 रुपये में पुलिस जो है वो FIR लिख देती है और 5,000 में FR लगा देती है। यह है जो दिन रात 24 घंटे पुलिसकर्मी खड़े हैं, यह उनका अपमान है। कोरोना में, लॉकडाउन में पुलिस 24 घंटे आपके साथ खड़ी रहती है। कुछ अफसर होते हैं, कुछ बेईमान होते हैं जिनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है, लेकिन आप सबको एक कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो सीधे अपने दाग कहते हैं ये ऑडियो से आपका कोई लेना नहीं, मेरा तो लेना देना है ही नहीं, लेकिन अगर किसी ने इसे अपने फ़ोन में भर के अगर चलाया है तो जितने पोर्टल्स ने उसको दिखाया है उन सब पे बैन हो। आज मैं ये मांग करूंगा कप्तान साहब से, आप दंगा भड़काना चाहते हैं, आप एक वर्ग विशेष में नफरत फैलाना चाहते हैं, आप अपने चंद सीटों के लिए नफरत फैलाना चाहते हैं और आपने प्लॉट लिए हैं तो प्लॉट पुलिस में कंप्लेंट करिए। चलिए, सजाद नाम का जो युवक है पहले आपके यहाँ काम करता था? शायद मेरे यहाँ 1,000 लोग काम करते थे, 1,000 सेल्समैन थे मेरे यहाँ, तो मुझे ऐसे नहीं पता कब किसको बड़ा बनने की इच्छा हो जाए। आपके ही पार्टी के लोग आपको क्यों बदनाम करना चाह रहे हैं सर? कभी कभी क्या होता है, मेरी पार्टी हो या दूसरी पार्टियाँ हो, किसी को लगता है कि वो मुझसे सहमत नहीं है, हो सकता है सामने खड़े होकर बगावत करने की हिम्मत ना हो, तो कुछ लोग चोर चुटेरों का सांप लेते हैं। बताएंगे कौन लोग? नहीं, मैं समय आने पे बताऊंगा और निष्कासन बताएगा उन लोगों का बहुत जल्दी। इलेक्शन के बाद आपको वो सब चीज़ें, अभी इलेक्शन का दौर है, तो मैं चाहता हूं, और मैं एक चीज़ और अपील करना चाहता हूं बार बार आपसे, मैं आराध्यम कंपनी 2018 में छोड़ चुका हूं। जिस तरह से एक गाड़ी अगर कोई मैंने आपको बेच दी, वो आपके नाम रजिस्ट्रेशन हो गया और वो किसी ने ठोक दी, तो जिसके नाम पे है वो कार्रवाई किसके नाम पे होनी चाहिए? आज सचिन चौधरी का रट्टा लगा रखा है। भैया PM मैं नहीं, CM मैं नहीं, MP मैं नहीं, MLA मैं नहीं। यार सिर्फ किस लिए? पार्टी को बदनाम करने के लिए। मेरी पार्टी इस देश की बुनियादों में है। आप गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं, कर नहीं पाएंगे। धन्यवाद। इसमें ये भी लगाया आरोप किया आपका। मुझे बहुत दुख हुआ परसों माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द ऑडियो से चलाए गए। मैं ये जानना चाहता हूं किसने अधिकार दिया इतने बड़े पद की गरिमा को नष्ट करने का। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, पद की गरिमा को समझता हूं। मैं उन सभी लोगों पर NSC की कार्रवाई की मांग करता हूं जितने लोगों ने
माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश की, गालियों का वीडियो, भद्दा वीडियो चलाकर, हो सकता है उन्होंने अपने फ़ोन में ही उसको रिकॉर्ड खुद कर लिया हो। आजकल राजू श्रीवास्तव भी अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल रहा है, रंगीला भी नरेंद्र मोदी की आवाज़ निकाल रहा है। तो हो सकता है इसकी जांच हो, उनके खुद के फ़ोन में ही तो नहीं है वो वीडियो, ऑडियो। कभी उन्होंने खुद के अपने फ़ोन में ही उस ऑडियो को भर लिया हो और बाद में उसको चला दिया हो, लेकिन यह चलाने की परमिशन किसी के पास नहीं है। अगर वो किसी के खिलाफ शिकायत भी करना चाहते हैं तो वो शासन से, प्रशासन से शिकायत करें, पुलिस से शिकायत करें। पुलिस उस वीडियो ऑडियो की जांच करती, एफआईआर मुकदमा दर्ज करती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक सम्मानित पद को माँ बहन की गालियाँ बकवाई हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं कप्तान साहब से जल्द कहूंगा, आज शाम को मिलूंगा कि उन पे एनएसए की कार्रवाई करके उनको अंदर बंद करके, आचार संहिता का पहला दिन, और आपने आचार संहिता के पहले दिन इतने बड़े पद के बारे में ऐसी सी बातें कर दी। यह इसमें समाजवादी के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। कौन-कौन लोग हैं? जैसे आपने शुरू में बताया तो समाजवादी कुछ आपकी पार्टी के भी लोग इसमें जो ये प्रेस जो प्रॉपर्टी डीलर है शहजाद, ये कोई इसने कोई प्रॉपर्टी का काम किया है। एक लड़का इसमें राशिद है। कमाल की बात यह है जो राशिद है उसको नेता बनना है। राशिद अली के खाते से एक भी रुपया कंपनी में भी नहीं आया। मतलब मैं तो इस बात को लेके हतप्रभ हूँ कि सचिन चौधरी के नाम से बड़ा बनना चाहते हैं आप, तो आप चुनाव लड़िए, लेकिन समाजवादी पार्टी का कुछ लोगों ने हाथ रखा हुआ है। एक दो लोग मेरी पार्टी के लोग मिले हुए हैं और बहुत जल्दी पार्टी से देखिएगा उनका निष्कासन भी होगा मेरी पार्टी से। कुछ तथ्य मैंने इकट्ठे किए हैं। सर एक ऑडियो और सामने आया जिसमें साफ साफ इन्होंने कहा कि सचिन चौधरी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को 5,000 रुपये दो, एफआईआर लिखवाओ। मैं ये इन सब मामलों के लिए आज कप्तान साहब से मिलूंगा। उन्होंने उस वीडियो में ये भी बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 5,000 रुपये में पुलिस जो है वो एफआईआर लिख देती है और 5,000 में एफआईआर लगा देती है। यह है जो दिन रात 24 घंटे पुलिसकर्मी खड़े हैं, यह उनका अपमान है। कोरोना में, लॉकडाउन में पुलिस 24 घंटे आपके साथ खड़ी रहती है। कुछ अफसर होते हैं, कुछ बेईमान होते हैं जिनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदल। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में लूट का मामला सामने आया है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के करनपुर पहाड़ी के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने लाल बाबू बिंद से, जो कि 4 बजे राष्ट्रीय मार्ग से अपने घर लालगंज के कोलम कला से मिर्जापुर आ रहे थे। जैसे ही लाल बाबू करनपुर पहाड़ी के पास बने मिलिट्री कंपाउंड के पास पहुंचे, वैसे ही बदमाशों ने उनके मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी और उन्हें गिरा दिया। इसके बाद बदमाश रुपए छीनने लगे तो लाल बाबू बदमाशों से उलझ गए। उस दौरान बदमाशों ने उनके पैर में गोली मारकर 3,75,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सर एक व्यक्ति को गोली मार कर कुछ लूट रही है, तो सर ये कौन व्यक्ति है, क्या करता था, कहाँ घटना है, क्या है पूरा विवरण सर? ये लाल बाबू बिंद, ये थाना लालगंज क्षेत्र से जो स्टाम्प बिल्डर बताए जाते हैं, ये मिर्ज़ापुर की तरफ आ रहे थे। तो करनपुर पहाड़ी के पास जो इनका बताना है कि अपाचे में सवार 3 व्यक्ति आए और इनको गोली मार दी। इनके पैर में गोली लगी है और गोली मार करके इनके पास से 4.25 लाख रुपए लूट करके चले गए हैं। इस सूचना पर सारी फोर्स मौके पे है, एसपी सिटी मौके पे आए हैं, हम भी मौके पे हैं। इंस्पेक्टर कोतवाली देहात में फोर्स मौके पे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। घटना के अनावरण के लिए हमारे द्वारा निर्देश दिए गए हैं और टीमों का गठन कर दिया गया है। क्या इसको रेफर भी किया गया, वाराणसी दिया गया है? हाँ, इसको वाराणसी रेफर कर दिया गया है। एटा मेडिकल कॉलेज के पास गांव गढ़वाड़ा में गौवंशों की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिले के पिलुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरसों के खेत में आधा दर्जन से अधिक गौवंशों के शव मिले हैं। तो वहीं चुनाव करीब हैं, इस दौरान गौवंशों के शव मिलना बड़ा मामला माना जा रहा है। राजपूत कहाँ के निवासी? गढ़वाला सर। आज ये घटना हुई निंदा, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये घटना सर रात में हुई है और हमें रात की कोई जानकारी है नहीं। जब लोग आए थे यहाँ पर तो उन्होंने हमारे प्रधान जी के पास फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे गाय के अवशेष पड़े हुए हैं, तो हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ अवशेष पड़े हुए थे सर। तो उसके बाद सूचना कैसे प्राप्त हुई आपको, कैसे या प्रशासन को कैसे आपने? पहली बात तो ये था कि हमारे पास ही लड़के ने फ़ोन किया था, तो उसके बाद हमने थाने में फ़ोन किया था। वहाँ से पुलिस 2 घंटे बाद आई थी। आपकी सूचना के बाद? हाँ, सूचना के बाद। सबसे पहले यहाँ कौन मौजूद हुआ था? हम लोग थे। कुछ आला अधिकारी में कौन कौन लोग यहाँ आए? जहाँ हम लोग आए थे, हमारे प्रधान जी आए थे। अधिकारी में कौन कौन लोग यहाँ आए? अधिकारी के थाने से आए थे।
क्या आश्वासन मिला आपको प्रशासन? कुछ नहीं मिला सर। यहाँ ये हुआ कि जेसीबी बुलाकर उनके अवशेष खत्म किए गए हैं, कोई वो नहीं। क्या पहली बार ये घटना हुई है, इससे पहले भी हुई है? पहली बार हुई है सर। थाना इंचार्ज भी घूम गए हैं यहाँ पे, सीओ साहब भी घूम गए हैं यहाँ पे। तो आपकी क्या मांगे है? हमारी मांग ये है सर कि हम हिंदू हैं, पहली बात तो ये है कि और हमारे वंश में गाय पूजी भी जाती हैं और इस पर एक्शन लिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।